जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे हम दर्पण के बारे में। तो फ्रेंड्स, दर्पण जो है मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण की जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। इन्हीं दर्पणों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। दर्पण से और जो लेंस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, और इसमें जो है काफ़ी दोस्तों को दिक्कत होती है कि वस्तु किस जगह पर रखी जाए जिससे कि उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज इस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण जो होता है, जिसके बहुत सारे नाम हैं, इन नामों से जो है पेपर में आ सकता है। एक इसको अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसको क्या कॉन्केव मिरर बोला जाता है। वहीं अवसारी लेंस, जो अवसारी दर्पण भी कहीं कहीं इसे बोला जाता है, और परवलयाकार भी बोला जाता है। अवसारी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो अवसारी होता है उसका मतलब होता है जो दर्पण जो एक जगह प्रकाश को जो है इकट्ठा कर दे, इसको प्रकाश को इकट्ठा कर दे, वो क्या होता है? अवसारी प्रकाश को। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं वो किस तरह से बनते हैं आज देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको जो है ये जो अवतल दर्पण होता है वो किस तरह का होता है? तो जो अवतल दर्पण होता है वो होता है धसे हुए चम्मच के आकार का। किस तरह का होता है? धसे हुए चम्मच के आकार का। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक चित्र बना लेना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु को कितनी स्थितियों पर रखा जा सकता है। तो इस तरह के जो दर्पण होते हैं उनमें वस्तु को 6 स्थितियों पर रखा जा सकता है, जिससे कि कोई भी जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां होंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो बिंदु होते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो दर्पण है वो आप बना लीजिएगा इस प्रकार से, जिसमें एक आपका पोल रहेगा, यानी ये यहाँ पर P से डिनोट करते हैं इसको पोल। इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ी दूर रहेगा वो क्या रहेगा? फोकस, जो कि कितना होता है? जो रेडियस का आधा होता है। कितना? जो इसका केंद्र होता है उसका आधा होता है F बराबर क्या हो जाएगा? R2। इसके बाद जो इसका वक्रता केंद्र होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो वक्रता केंद्र होता है वो 2F के बराबर होता है। 2F के बराबर वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर जो है अनंत रहेगा। तो ये 4 बिंदु जो है एक दर्पण में होते हैं। अब इन पर हम वस्तुओं को रखेंगे। वो 6 स्थितियां देखिएगा सबसे पहले कि वो 6 स्थितियां कौन कौन सी है जिसमें कि हम वस्तुओं को रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो है इंफिनिटी पे एक वस्तु को रख देंगे। कहाँ पर? अनंत पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर रखेंगे? तो दूसरे नंबर पर जो इंफिनिटी और वक्रता केंद्र है वहां पर रखेंगे दूसरी वस्तु को। इसी प्रकार से आप वस्तुओं को रखते जाइएगा, और इसके बाद जो है आपको स्थिति पता चल जाएगी कि कौन सी कहाँ पर है, बिना कोई रटे। तो दोस्तों, इसमें रटने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बता पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और हमारे जो है इंफिनिटी के बीच हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो तीसरी वस्तु हम रख देते हैं वक्रता केंद्र पर। 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। और चौथी वस्तु कहाँ पर? तो चौथी वस्तु जो रख देंगे हम वक्रता केंद्र और फोकस पे। इसके आगे 5वीं जब स्थिति होगी वो होगी कहाँ पर? फोकस पर। फोकस पर वस्तु रखेंगे, और 6वीं स्थिति में जो है पोल और फोकस के बीच में। तो ये 6 स्थितियां दोस्तों याद रखिएगा कि ये 6 स्थितियां किसी भी दर्पण में बनती है जहां पर वस्तुओं को रखा जा सकता है। अब देखते हैं इनके प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, इनके जो प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब जो इंफिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच जो वस्तु रहेगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? वो बनेगा फोकस पर। फोकस पर बनेगा। और किस तरह का बनेगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उल्टा बनेगा। जस्ट फोकस के नीचे आपको क्या करना है? पहला जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा? इस तरह से डाल देना है। इसके बाद जब वस्तु हमारी जो इंफिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? तो इसी के आगे आपको क्या करना है? जो हमारा वक्रता केंद्र है और फोकस है उसके बीच आपको 2 नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा नेक्स्ट। इसके बाद जो अगला प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तीसरे नंबर का, जो कि वक्रता केंद्र पर हमारी वस्तु रखी गई है
उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, वो तीसरे नंबर पर ही बनेगा। तो जहाँ पर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई उसके जस्ट नीचे जो है प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद अगला जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे इसी तरह बढ़ाते जाइएगा आप। जो चौथा प्रतिबिंब बनेगा जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जो नेक्स्ट प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं जाकर अनंत पर बनेगा, जो कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, 5वें नंबर पर, यानी कि फोकस पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर कहीं। इसके बाद दोस्तों इसमें एक कंडीशन जो कि आपको याद करना होगी कि अगर वस्तु जो है पोल और फोकस के बीच रखी हो, कहाँ पर दोस्तों, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा। अगर वस्तु पोल और कहाँ पर, फोकस के बीच में कहीं पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने सीधा बनेगा। कहाँ पर, यहाँ अगर वस्तु रखी गई है तो दर्पण के सामने यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ये 6वें नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर कहीं बनेगा और सीधा बनेगा। तो यही एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें इसका जो ये दर्पण जो है अवतल दर्पण, इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने या मिरर के रूप में करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई वगैरह होते हैं वो करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तब इस अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। बाकी उपयोग भी देखेंगे दोस्तों कौन कौन से उपयोग है। तो ये जो है 6 स्थितियां होंगी है आपके सामने, जिसमें कि किसी भी प्रतिबिंब का बनना होता है इन 6 स्थितियों पर वस्तु रखी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ये प्रतिबिंब जो है 5 प्रतिबिंब तो आपके उल्टे बने हैं। तो अगर जो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहला वस्तु से बड़ा बनेगा जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एक कंडीशन को छोड़कर सारे प्रतिबिंब उल्टा बन रहे हैं। तो जब प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसे होंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब। जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं, तो जो प्रतिबिंब जो है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। पर्दे पर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त। एक होता है आभासी और एक वास्तविक। जो आभासी होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो वास्तविक होते हैं उन्हें जो पर्दे होते हैं उन पर प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं कि एक स्थिति, इसमें एक ऐसी स्थिति भी आई है फ्रेंड्स जिसमें कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जहां पर वस्तु रखी है उसी के जस्ट नीचे। वो कौन सी स्थिति है, तीसरे नंबर की, यानी जब वस्तु को हम कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान ही, वस्तु के जस्ट नीचे, उल्टा और वस्तु के बराबर बराबर। तो ये स्थिति आप याद रखिएगा। अगर इस तरह से आपने अगर डायग्राम बनाया है तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन इस तरह के सवाल से गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है यानी अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो प्रतिबिंब एक नंबर आप देखिएगा कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप आराम से बता दीजिएगा कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि वस्तु से हमेशा बड़ा होगा और उल्टा होगा और वास्तविक होंगे। तो याद रखिएगा ये जो है बातें थी। अब इसके जो है उपयोग की बात कर लेते हैं कि इनका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग देख लेते हैं इनके। अब उपयोग की बात की जाए तो उपयोग इनके ज्यादातर उन जगहों पर किए जाते हैं जहां पर जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अभिसारी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को इकट्ठा करते हैं। तो प्रकाश को इकट्ठा करने की जरूरत जहां पर भी हमें आती है वहां पर इस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, परावर्तक सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद दूसरा जो मैंने एक स्थिति बताई थी उसमें कहां पर, सेलूनों में किया जाता है।
सेलूनों में। इसके बाद तीसरा जो है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। तो अगर आपको अवतल दर्पण न दिया हो तो क्या दिया होगा, परवलयाकार। तो यहाँ गाड़ियों की हेडलाइट हो जाएगा। इसके बाद टॉर्च में भी दोस्तों आपको प्रकाश को जो है इकट्ठा करने की जरूरत होती है, तो टॉर्च वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने जो थे उपयोग थे अवतल दर्पण के। अब हम आगे देखेंगे। आई होप आपको जो अवतल दर्पण समझ आ गया हो। इसके बाद हम उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण के बाद एक एक करके हम दर्पण जो है समतल दर्पण को भी देखेंगे। चलिए उत्तल दर्पण देखिएगा। अभी हमने समझा था अवतल दर्पण के बारे में, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। तो इसके भी जो है अन्य नामों से इसे भी जाना जाता है, जैसे इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद अवसारी, यानी अवसारी का मतलब होता है दोस्तों जो कि प्रकाश को जो है एक जगह इकट्ठा ना करते हुए फैला दे, प्रकाश को फैला देना इसका कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो उत्तल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिएगा दोस्तों, किसी भी दर्पण या मिरर में जो स्थितियां बनती है वो 6 से ज्यादा स्थितियां नहीं बनती है। तो इसमें भी जो हमने अवतल दर्पण में देखा था 6 स्थितियां बनी थी, उसी प्रकार इसमें भी 6 स्थितियां बनेगी जहां पर हम वस्तु को, किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी जो पोल होता है फोकस रहेगा, इसमें भी वक्रता केंद्र और जो है अनंत, ये जो है बिंदु रहेंगे 4। तो इन बिंदुओं को जो है आपको अच्छे से रखना है। इनकी दूरी आपको हमेशा जो है फोकस की पोल से कितनी रहेगी दोस्तों, तो जो त्रिज्या रहेगी उसका मैं फिर बता देता हूँ एक बार। एफ की दूरी जो है r/2 होती है, यानी कि त्रिज्या का आधा f होता है। और वहीं इसका केंद्र क्या हो जाएगा, जो 2f के बराबर रहेगा वो वक्रता केंद्र रहेगा। तो c बराबर इसका जो वक्रता केंद्र रहेगा वो 2f, यानी इससे हमेशा दुगनी दूरी रहेगी। यानी कि अगर आपने इसकी दूरी 10 ली है तो आप इसको 20 लेना होगा आपको। वक्रता केंद्र की कितनी दूरी हो जाएगी, 20। जैसे कि आपने इसको 10 लिया है तो इसको कितना कर दीजिएगा, 20। तो इस प्रकार से आप इसकी जो है दूरी भी बता सकते हो। अगर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का कितना होता है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, तो वो जो है 1/2 यानी हाफ होता है, वक्रता केंद्र का हाफ होता है फोकस। अब देखते हैं दोस्तों इसकी जो स्थितियां रहेगी वो किस तरह से जो है प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले स्थितियां देख लीजिए कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखना है। तो अवतल दर्पण की तरह इसमें भी वस्तु को हमें सेम स्थान पर जो है रखना है। सबसे पहले कहाँ पर, अनंत पर वस्तु को रखेंगे, जिसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो सेकंड वस्तु हमारी आ जाएगी। फिर थर्ड नंबर जो है थर्ड वस्तु रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। इसके बाद नेक्स्ट वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसके बाद जो फोकस पर रखेंगे 5वीं वस्तु, और जो छठा जो स्थिति जो पोजीशन रहेगी हमारी वो कहाँ रहेगी, फोकस और पोल के लिए। इधर भी आपको इसी तरह से बना लेना है, फोकस, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। और इस तरह भी आपको आगे बढ़ा करना है। इसमें भी आपको सबसे पहले पोल आपको बना रहेगा, एक ही रहेगा दोनों के लिए, फिर फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। अब जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, अगर वस्तु हमारे अनंत पर है तो सबसे पहला प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, पोल पर और फोकस के बीच। एक बात हमेशा याद रखना है, जो उत्तल दर्पण है दोस्तों उसमें जो प्रतिबिंब हमेशा बनते हैं वो जो पोल रहता है और फोकस रहता है उसके मध्य में ही बनेंगे। कभी भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप आंख मूंद कर लगा सकते हो, केवल और केवल छठी पोजीशन को छोड़कर, कि आप अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। तो उसको कहाँ पर, फोकस, जो पोल रहेगा और फोकस के बीच में। तो इस प्रकार से, लेकिन वस्तु अगर एक जो कंडीशन आपको याद रखनी है वो कौन सी, वस्तु की पोल और फोकस के बीच जो वस्तु रखी रहेगी उसका जो प्रतिबिंब रहेगा वो हमेशा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। ये कंडीशन आपको याद करनी है, बाकी आप आंख मूंद कर भी लगा सकते हो कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमने जो है प्रतिबिंब बना ली है तो इनकी स्थिति क्या होगी। तो देखने में आपको दिख रहा होगा कि जो अवतल दर्पण था उसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, जस्ट जो है सामने बन रहे थे, लेकिन इसमें जो है जो दर्पण हो रहा है उसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिबिंब की स्थितियां रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, सबसे पहले तो जो वस्तु से हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब कैसा रहेगा, जब सीधा बन रहा है, मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब जब उल्टे बनते हैं तो कैसे रहते हैं, वास्तविक।
अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी, मतलब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। अगर आभासी हो तो सीधा, और जो प्रतिबिंब उल्टा हो तो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। दोस्तों आपने जब ये दर्पण का उपयोग मैं बताऊंगा उत्तल दर्पण का, इससे पहले आपको एक नोट करके लाइन बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने कभी कभी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी इसी प्रकार के उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। उस पर लिखा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोज देन दे अपीयर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके पीछे कोई भी वाहन या कोई भी वस्तु आ रही है, वो आप जो देख रहे हैं उससे ज़्यादा क्लोज है, मतलब कि आपको जो नज़र आ रहा है उससे पास है, आपको ये जो है सचेत करता है। ये लाइन आपको ज़्यादातर मिररों पे, साइड मिरर पे देखने को मिलेगी। इसमें होता है कि दोस्तों कि सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, इस कारण जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से दूर बनता है। तो इस कारण देखने में ये लगता है कि जो है वाहन या कोई भी वस्तु है दूर है। इस कारण पहले ही उस पर लिख दिया जाता है कि जो वस्तु है आपको वो वास्तविक दूरी से पास में है, जो वस्तु है आपको वास्तविक दूरी से पास में दिख रही है, इस कारण से ये पहले ही लिख दिया जाता है। मतलब जो वस्तु है वो दूर दिख रही है आपको, लेकिन वस्तु वास्तव में पास में है। तो ये था दोस्तों उत्तल दर्पण। इसमें आपको समझ आ गया है कि वस्तु को कहाँ पर पुट करना होगा जिससे कि उसका प्रतिबिंब कहीं किस स्थिति पर बने। तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कंडीशन याद कर लेनी है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, एक कंडीशन फोकस और पोल के मध्य वस्तु अगर रखी है वो बनेगा फोकस पर, ये कंडीशन रखनी है। बाकी ये आप देख लीजिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब रहेगा हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, ये तीनों कंडीशन भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसके उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग की बात की जाए तो इसका ज्यादा उपयोग है नहीं, वैसे फिर भी एक दो उपयोग आपको लिखा देते हैं। तो इसका उपयोग एक तो मैंने अभी आपको बताया कि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका उपयोग साइड मिरर्स में। साइड मिरर्स के बाद नेक्स्ट जो उपयोग रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा? तो इसका उपयोग जो है, जब आपको पता है कि दोस्तों इसका उपयोग जो है प्रकाश को इकट्ठा करने में, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रकाश को फैलाने में किया जाता है। ये क्या करता है? फैलाता है। तो फैलाता है तो इसका उपयोग जो है गलियां वगैरह में जो स्ट्रीट लाइट रहती हैं उनमें किया जाता है। तो गलियों में स्ट्रीट लाइट्स में, बस ये दो तीन उपयोग हैं, इनके याद रखिएगा दोस्तों। इनका उपयोग इस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं समतल दर्पण को। समतल दर्पण का दोस्तों आपको चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण देखने के बाद समतल दर्पण। समतल दर्पण में दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि समतल दर्पण जो होता है हमारे कहाँ घरों में यूज किया जाता है, जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण। तो ये हमने एक समतल दर्पण की जो है इमेज बनाई है, ये समतल दर्पण हमारा आपका। तो इसमें दोस्तों आपको दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों समतल दर्पण में होता क्या है, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कैसी होती है? पार्श्व रूप से उल्टी। पार्श्व रूप से उल्टी का मतलब होता है दोस्तों कि जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ना बनकर, जैसे कि अगर आप अपना चेहरा मिरर में देखोगे तो आपके जो है सर नीचे नहीं होंगे, पैर ऊपर नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, आपका जो दायां हिस्सा है वो बाएं तरफ दिखने लगेगा और बायां हिस्सा दाएं तरफ। तो जो दायां भाग होता है वो बायां बन जाता है हमारे मिरर में, बायां, और जो बायां भाग होता है वो दायां बन जाता है। तो दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां। अब इसमें दोस्तों एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो कहाँ पर बनेगा? तो जो दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और वो अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख रहा है। तो दोस्तों अगर उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी समतल दर्पण में कहाँ पर बनेगा? इसी समान दूरी पर, कितना? 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो जो फाइनल स्थिति होगी दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब की, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 और 10 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कभी कभी जो है आपको घुमाने के लिए वो बोल देगा कि
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो आपको क्या लगाना है 10 सेंटीमीटर। अगर बोल दे कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपसे एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब है किसी समतल दर्पण के सामने आगे बढ़ रहा है, अगर 10 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो जो मनुष्य है जो कि प्रतिबिंब अपना देख रहा है उसमें प्रतिबिंब कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वस्तु यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 10 की स्पीड से बढ़ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, कम ले लीजिएगा, कांच फूट जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है, ये कर लेना है 500 मीटर पर मिनट। सेकेंड में नहीं, मिनट में ले लेते हैं, पर मिनट। तो ये बढ़ रहा है, तो आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इसको, वो कितने मिनट से बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो ये 500 मीटर ये और 500 मीटर ये। आपको दोनों का जैसे 4 में आप प्लस कर देते हो जब विपरीत दिशा से कोई वस्तु आती है, तो उसी प्रकार इसमें भी आपको क्या जोड़ देना है, तो कैसा हो जाएगा ये 1000 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये तो हो गई हमारे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की बात। अब देखते हैं दोस्तों इसमें जो आगे आपसे डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि दोस्तों अगर कोई दर्पण ये रखा है और कोई दर्पण इस तरह से कोई रख दिया जाए, ये 2 दर्पण रखे हुए हैं, अगर इनके बीच जो है थीटा डिग्री का एंगल हो, थीटा डिग्री का एंगल हो, तो जो है प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक जो है सूत्र याद करना है, n बटे n क्या हो जाएगा यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है पूछी जाती है इसमें, तो n प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगा आपका 360 बटे थीटा, मतलब किस एंगल पर जो है रखे गए हैं वो और कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये आपको n बताएगा, और किस एंगल पर रखा गया है वो आपको यहाँ पर थीटा रख देना है, जिससे आपके प्रतिबिंबों की संख्या निकलेगी। मान लीजिए यहाँ पर जो है 60 डिग्री पर रखा हुआ है, 2 दर्पण 60 डिग्री पर रखे हुए, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी n की संख्या यानी प्रतिबिंबों की संख्या, तो 360 बटे थीटा, मतलब हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थीटा से 60 डिग्री से ये यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 जो है दर्पणों की संख्या होगी। तो इसमें आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ 6 दर्पणों की संख्या ना होकर कितनी हो जाएगी, आपको इसमें से एक माइनस भी करना है, कितनी हो जाएगी 5। हमेशा याद रखना जो संख्या आएगी वो हमेशा आपकी एक विषम संख्या आएगी। कैसी संख्या, विषम संख्या आएगी। वो कैलेडोस्कोप का एक कारण है, इसके कारण जो ओवरलैपिंग होती है उस कारण से जो है आपका ये विषम संख्या आती है। तो आपको हमेशा अगर एक सम संख्या आए, जैसे कि हमने अभी किया था 360 बटे थीटा 60 डिग्री अगर काटा था n से, तो इसका क्या आया था 6, लेकिन यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, एक माइनस करके बताना होगा आपका कितना 5। तो एक हमेशा विषम संख्या आएगी, सम संख्या इसका आंसर नहीं रहेगा। और इसका एक और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है पॉइंटों में संख्या नहीं आती, जैसे कि 5.4, 3, तो इस तरह की संख्या जो नहीं आती। अगर 5.8 भी आए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 6 ले लीजिएगा, 6 नहीं करना है, क्योंकि आधा प्रतिबिंब कभी नहीं मिलता, आधा मान्य नहीं होता कि आपका एक हाथ बन गया बस हाथ ही रह गया, तो इस तरह का जो है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो पॉइंट में जो है संख्या नहीं आएगी, दूसरा हमेशा विषम संख्या आएगी, सम संख्या नहीं आएगी। तो ये थे दोस्तों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आई होप आपको तीनों जो है दर्पण समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे लेंस के बारे में, तो इसी तरह से लेंस का वीडियो हम बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।